और गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि JNK बैंक एसोसिएट एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए 10 मॉक टेस्ट सीरीज का सेट अब सिर्फ 97 रुपीज में। बाय करने के लिए इंस्टॉल करें हमारी JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल एंड्रॉइड ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। इंस्टॉल करने के बाद ऐप को ओपन करें। ओपन करने के बाद स्टोर पे क्लिक करें और नीचे इसको स्क्रॉल करें तो लास्ट में आपको 10 मॉक टेस्ट का जो सेट है वो प्रोवाइड हो जाएगा। सो आप इस पे क्लिक करके यहां से बाय कर सकते हो। ओके, सो अगर आप बाय करने से पहले एक बार टेस्ट को देखना चाहते हो, कंटेंट किस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग इसमें देखना चाहते हो, तो आप कंटेंट पे क्लिक करके फर्स्ट वाला मॉक टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो, वो बिल्कुल फ्री है। ओके, सो जल्दी बाय करिए क्योंकि ये विद द बेस्ट रेलिवेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। Hello everyone, hope you all are doing good. I welcome you all to my next lecture. तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लोज टेस्ट. फाइन. अब बिफोर डिस्कसिंग अबाउट इट्स अप्रोच एंड टाइप्स एंड अदर थिंग्स विल फर्स्ट डिस्कस कि ये क्लोज टेस्ट जो है ये होता क्या है बेसिकली. अब ये क्लोज टेस्ट जो है इसमें एग्जाम्स में आपको एक पैराग्राफ मिलता है. क्या मिलता है? पैराग्राफ मिलता है जिसमें कुछ ब्लैंक स्पेसेस होती है and a participant is expected to fill in those blanks. ठीक है. और इन ब्लैंक्स में कुछ वर्ड्स होते हैं जो इसी पैराग्राफ से रिलेटेड होते हैं, कुछ आइडियाज होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जिन्हें आपको फिल करना है, विच यू हैव टू फाइंड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस विच आर देयर. उनमें से आपको ढूंढ के ये स्पेसेस फिल करनी है. अब ये क्लोज टेस्ट है क्यों आते हैं एग्जाम्स में? इनसे एक्चुअली आपकी एबिलिटी चेक की जाती है. एबिलिटी किस चीज की? कि जो ये पैराग्राफ दिया हुआ है, ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है किस कॉन्टेक्स्ट में दिया हुआ है, इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है, क्या कहता है ये पैराग्राफ, क्या आप इसको कॉम्प्रहेंड कर पाते हो? कॉम्प्रहेंड मीन्स क्या आप इसको अंडरस्टैंड कर पाते हो कि नहीं. तो बेसिकली आपके रीडिंग स्किल्स टेस्ट किए जाते हैं, आपकी एबिलिटी ऑफ रीडिंग चेक की जाती है, ऑफ अंडरस्टैंडिंग चेक की जाती है. और इसमें सिर्फ आपके रीडिंग स्किल्स काम नहीं आते, आपकी वोकैबुलरी ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. वोकैबुलरी ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, क्योंकि ऐसे भी कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमने इससे पहले या तो सुने होते हैं बट वी डोंट रिमेंबर द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स. वर्ड्स आर गिवन इन सच अ वे कि वो हमें उनके मीनिंग्स हमें कंफ्यूज कर देते हैं एट टाइम्स. आर यू गेटिंग मी? तो वोकैबुलरी जो है इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल अलोंग विद द नॉलेज ऑफ ग्रामर. ठीक है, along with the knowledge of grammar, क्योंकि ग्रामर भी एक important फैक्टर है when it comes to close test, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एज वेल एज पैरा जम्बल्स. ठीक है, पैरा जम्बल्स पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई थी जहां मैंने रूल्स की बात की थी, ग्रामर की बात की थी, प्रोनाउंस नाउंस वगैरह सबकी बात की थी. तो ऑब्वियसली ग्रामर ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. ठीक है, तो अब हम इसके बाद टाइप्स की बात करते हैं, फिर उसके बाद अप्रोच पे आते हैं. ठीक है, यूजुअली 4 टाइप्स के होते हैं. 4 टाइप्स के होते हैं. क्या होते हैं 4 टाइप्स के क्लोज टेस्ट? पहले वाले में क्या होता है, आपको ऐसे पैराग्राफ दिया होता है. ठीक है, तो बीच में क्या होता है, आपको ब्लैंक स्पेसेस दी होती है. लाइक फॉर एग्जांपल ये सारा पैराग्राफ चल रहा है तो बीच में ब्लैंक स्पेसेस है. ओके, तो 5 ऑप्शंस होंगे और यहां से आपको 5 वर्ड्स भी दिए गए होंगे. लेकिन वो 5 वर्ड्स, ये 5 फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल नहीं करना है. पहला जो ए है ना, ए ऑप्शन, उसके लिए वो 5 वर्ड्स दिए गए होंगे. तो उस ए वाले ब्लैंक को फिल करने के लिए आपको इन ऑप्शंस में से कोई भी एक अप्रोप्रिएट वर्ड सेलेक्ट करना है. आर यू गेटिंग मी? फिर बी के लिए अलग 5 आएंगे, सी के लिए अलग 5 आएंगे, डी के लिए अलग और ई के लिए अलग. आर यू गेटिंग मी? ये आपका एक टाइप है. जो आपका दूसरा टाइप है वहां पर क्या होगा, वहां पर भी ऐसे ही ऑप्शंस दिए गए होंगे. लेट मी ड्रॉ इट नीटली. हाँ, वहां पर भी ऐसे ही ऑप्शंस दिए गए होंगे. ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी एंड ये ई. लेकिन जो ये ब्लैंक स्पेस होगी यहां पर आपको वहीं पे एक वर्ड दिया गया होगा जो कि हाईलाइटेड होगा, जो कि ओके, बी के साथ भी ऐसे ही कोई वर्ड दिया गया होगा, सी के साथ भी
डी के साथ भी और ई के साथ भी, और यहाँ से फिर से आपको ऑप्शंस दिए गए होंगे ए बी सी डी एंड ई। आर यू गेटिंग मी? तो आपको क्या देखना, जो ये हाईलाइटेड वर्ड है क्या वही वर्ड यहाँ पर यूज होगा? अगर वही वर्ड यहाँ पर यूज होगा तो आपको ई ऑप्शन सेलेक्ट करना है, नो चेंज रिक्वायर्ड, जो कि आपका ई ऑप्शन होगा, नो चेंज रिक्वायर्ड। एंड इफ यू थिंक द वर्ड विच इज हाईलाइटेड, विच हैज बीन हाईलाइटेड देयर, वो यूज नहीं होगा, देन इन दैट केस यू विल हैव टू चूज एनी ऑफ द ऑप्शंस फ्रॉम दीज फोर। इन फोर ऑप्शंस में से जो अप्रोप्रिएट होगा, जो सूटेबल होगा, वो आपको यहाँ पे यूज करना है। और अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई नहीं है, जो हाईलाइटेड वर्ड है वही वहां पे आएगा, तो नो चेंज रिक्वायर्ड। ओके, देन फॉर बी ऑप्शन, नेक्स्ट सेट ऑफ 5 वर्ड्स विल बी गिवन, जिसमें से आपको वैसे ही चूज करना होगा। ये आपका सेकेंड टाइप है, ठीक है। अब आते हैं हम थर्ड टाइप पे। थर्ड में भी ऐसे ही आपको लाइंस दी गई होंगी, सॉरी लाइंस नहीं, पैराग्राफ दिया गया होगा विद ब्लैंक स्पेसेस, ठीक है, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे भी आपको फिर से ऑप्शंस दिए गए होंगे, बट इस बार व्हाट इज रॉन्ग विद इट, बट इस बार आपको करेक्ट ऑप्शन नहीं ढूंढना है, आपको इनअप्रोप्रिएट वर्ड ढूंढना है, मोस्ट इनअप्रोप्रिएट, ठीक है, जो कि इसका मीनिंग हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई वर्ड दिया गया है, कोई भी वर्ड ले लो आप, चलो इजी ही लेते हैं, गुड, ओके। तो यहाँ पे जो 4 वर्ड्स है ना, वो किससे रिलेटेड होंगे, उनका मीनिंग सेम होगा, गुड से, ठीक है। अब जो ई है उसका जो मीनिंग होगा वो डिफरेंट होगा, दैट विल बी समथिंग रिलेटेड टू बैड, ओके। तो मोस्ट इनअप्रोप्रिएट यही हुआ ना, तो ये ऑप्शन आपका होगा, क्योंकि वही आपको करना होगा, वही दैट विल बी दैट इज समथिंग दैट विल बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। मोस्ट इनअप्रोप्रिएट वर्ड ढूंढना होगा आपको। आर यू गेटिंग मी? दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ क्लोज टेस्ट, ठीक है। मोस्ट इनअप्रोप्रिएट वर्ड, 4 जो वर्ड्स दिए गए हैं वो इस वर्ड से उनका मीनिंग सेम होगा, दे विल बी सिनोनिम्स, दे विल बी सिमिलर, लेकिन जो एक ऑप्शन होगा उसका मीनिंग क्या होगा, कंप्लीटली ऑपोजिट, और वो आपका ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा तीसरे वाले पैटर्न में, ठीक है। और जो फोर्थ वाला है वहां पर भी सेम ही चीज होगी, 5 ऑप्शंस होंगे, ठीक है, मगर यहाँ पर आपको वर्ड्स नहीं फ्रेजेस दिए गए होंगे। क्या दिए गए होंगे? फ्रेजेस दिए गए होंगे। यूजुअली ये वाला जो है ये मेंस में आता है, प्रीलिम्स में नहीं आता या क्लरिकल एग्जाम्स में नहीं आता, गेटिंग मी? तो फ्रेजेस दिए गए होंगे एंड देन फिर ऑप्शंस होंगे जैसे इज, गिविंग, हैज गिविंग, हैज गिवन, ओके। तो ऐसे फ्रेजेस में आपको देखना है कि करेक्ट फ्रेज कौन सा होगा, जो इनमें से मतलब पहले ऑप्शन के लिए कौन सा वाला ठीक होगा, दूसरे ऑप्शन के लिए कौन सा वाला ठीक होगा, वो आपको चूज करना है, गेटिंग मी? अब यहाँ पर आपके टेंसेस काम आते हैं, यहाँ पर फिर से ग्रामर काम आता है, क्योंकि इज जो है वो गिविंग के साथ तो हो सकता है, लेकिन वो आपको देखना है कि वो सेंटेंस में फिट बैठता है कि नहीं। हैज गिविंग तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हैज के साथ पास्ट पार्टिसिपल आता है, हैज के साथ कभी भी वर्ब इन इट्स आईएनजी फॉर्म तो आएगा ही नहीं। हाँ, हैज गिवन भी हो सकता है। तो अगर 2 ऑप्शंस है फिर भी आपको देखना है कि ग्रामेटिकली कौन सा ठीक होगा। आर यू गेटिंग मी? पूरे पैराग्राफ में कैसे दिया हुआ है, किस टेंस की बात की जा रही है। अगर पैराग्राफ पास्ट टेंस में है तो ये सारे ऑप्शंस भी आपको पास्ट टेंस में ही चूज करने पड़ेंगे। अगर पैराग्राफ प्रेजेंट टेंस में दिया है या फ्यूचर टेंस में दिया है तो आपको ऑप्शन वो वाला चूज करना होगा जो फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा होगा। आर यू गेटिंग मी? दैट इज योर फोर्थ टाइप, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं अप्रोच के बारे में, ठीक है। अप्रोच हम कौन सा अप्लाई करेंगे, कौन सी मेथडोलॉजी यूज करेंगे, क्या क्या चीजें हम कंसिडरेशन में रखेंगे, विच विल हेल्प अस टू डू ऑल दीज क्वेश्चंस इन द क्लोज टेस्ट, ओके। हाँ, what is the most important thing that we are going to apply to fill in the blank spaces to get our 5 marks from this closed test, from this topic, ठीक है। तो पहली चीज आपको क्या करना है, you have to read what?
रीड द टॉपिक, रीड द आर्टिकल, रीड द पैराग्राफ विच इज गिवन देयर। आर यू गेटिंग मी? जो भी आपको दिया गया है पैराग्राफ या आर्टिकल है जो भी है, आपको अच्छे से पढ़ना है, स्कैन करना है पूरा, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है, समझना, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। ऐसे नहीं कि बस देख लिया तो हो गया, वो कभी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो आपको वो पढ़ना है। जब आप पढ़ोगे आपको क्या पढ़ने से मिलेगा? आपको समझ आएगा। क्या समझ आएगा? when you're going to read it you're going to understand it। समझने के बाद क्या समझ आएगा ना, मतलब ये किस बारे में है, what is the subject of it, isn't it? जो ये पैराग्राफ है किस बारे में बात कर रहा है? who is talked about, okay, in this paragraph, what is talked about in this paragraph, ये किस बारे में बात कर रहा है, कौन सा ऐसा आइडिया हमें दे रहा है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंगली ही आपको वर्ड सेलेक्ट करने हैं, और यहाँ पर आपकी वोकैबुलरी काम आती है। जब वर्ड्स का मीनिंग ही पता नहीं होगा तो आपको कैसे पता चलेगा? अब ऐसा नहीं है कि बस वर्ड का मीनिंग नहीं पता तो फिर तो क्लोज टेस्ट करना ही बेकार हुआ, ये वीडियो देखना ही बेकार हुआ, पढ़ना ही बेकार हुआ। बट ऐसा नहीं है। अगर आपको वोकैबुलरी भी नहीं आती, ऐसा नहीं है कि फिर आप मतलब बिल्कुल काम नहीं करोगे वोकैबुलरी पे, लेकिन इट्स जस्ट एन ऑल्टरनेटिव, ठीक है। आपको काम, यू हैव टू रियली वर्क हार्ड ऑन योर वोकैब, बट स्टिल इन केस ओके यू डोंट हैव मच नॉलेज अबाउट, क्योंकि हर एक वर्ड पता नहीं हो सकता है इंसान को, इट्स इम्पॉसिबल, इजंट इट? तो क्या हो सकता है, वहां पर हमें क्या करना है, वो अप्रोच हमें देखना है। वहां पर हम कैसे क्लोज टेस्ट का वो ब्लैंक फिल कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी, वो मैं आपको सिखाऊंगी व्हेन आई एम गोइंग टू डिस्कस द एग्जांपल ऑफ अ क्लोज टेस्ट विथ यू। आर यू गेटिंग मी? कि अगर वोकैबुलरी की नॉलेज नहीं भी होगी, ठीक है, तो वहां पर हम कैसे समझ सकते हैं। ये नहीं कि 0% वोकैबुलरी की नॉलेज होगी, नहीं। अगर आपके पास 50 to 60% है, उसके बाद क्या करना है, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, ओके, डोंट गेट मी रॉन्ग। आफ्टर दैट you will have to eliminate। आपने पैराग्राफ पढ़ लिया, अब पहला सेंटेंस आपने देख लिया जहां पर ब्लैंक है, ठीक है। तो उस ब्लैंक में इन 5 ऑप्शंस में से कौन सा होगा, उसके लिए क्या करोगे आप? यू विल एलिमिनेट क्या करोगे? मोस्ट इन अप्रोप्रिएट वर्ड, मोस्ट इन अप्रोप्रिएट वर्ड को एलिमिनेट करोगे। जो बिल्कुल दूर दूर तक जिसका इस ब्लैंक से, इस सेंटेंस से कनेक्शन नहीं होगा, उसको आप पहले ही हटा दोगे, वो इनमें से जो भी होगा, ठीक है। आर यू गेटिंग मी? और यहां पर भी आपका क्या काम आएगा? ऑब्वियसली वोकैबुलरी, और हाँ, ग्रामर की नॉलेज भी, क्योंकि टेंसेस जो है दैट प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन इट, ओके। अगर यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है और कोई ऑप्शन पास्ट में दिया गया है, ओके, ईडी फॉर्म में है, जैसे मैंने आपको पहले वीडियोस में बता दिया है, तो आई डोंट थिंक आपको टेंसेस में कोई प्रॉब्लम, सॉरी, वर्ब्स को आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, हाँ। तो अगर कोई यहाँ पर ईडी फॉर्म में दिया गया है, आई डोंट थिंक ये आएगा, पहले ही इनअप्रोप्रिएट होगा। तो वोकैबुलरी साथ साथ ग्रामर भी, समझ में आया? उसके बाद अगर फिर भी आपको कुछ नहीं मिल रहा है, स्टार्ट लुकिंग फॉर द क्लूज, फाइंड द क्लू, लिंक्स ढूंढने की कोशिश करो। ये जो पहला सेंटेंस है, जाने दो इसको, दूसरा पढ़ लो, तीसरा पढ़ लो, फिर देखो कि ये जो यहाँ पर ये वर्ड्स दिए गए हैं, क्या इनका कोई लिंक बन रहा है? तीसरी लाइन में, फोर्थ लाइन में, फिफ्थ लाइन में लिंक्स ढूंढने की कोशिश करो, क्लू ढूंढने की कोशिश करो। it is impossible that you will not, there won't be any clue in a closed test paragraph। ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्लू नहीं होगा। अगर क्लू नहीं होगा मतलब वो गलत है, वो क्लोज टेस्ट ही गलत है। गेटिंग मी? क्लू डेफिनेटली होगा, ठीक है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट क्लू कहीं ना कहीं वर्ड्स में ही छुपा होगा। और कब अंडरस्टैंड कर पाओगे? जब आप अच्छे से स्कैन करोगे वो सारा पैराग्राफ, वो अच्छे से पढ़ोगे आप। यू गेटिंग मी? ओके, आफ्टर दैट टेंसेस की बात हो गई, ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग, एलिमिनेशन की बात हो गई, और किसकी बात हुई? क्लू की भी बात हो गई। तो नाउ लेट्स गेट ऑन टू द क्वेश्चन। अब मैंने यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन लिया है, ठीक है,
इजी मतलब बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपको एग्जाम में, ये बात आप दिमाग में रख लो, ठीक है। इट इज जस्ट टू गिव यू द आइडिया हाउ यू हैव टू डू द क्वेश्चन। अब पहले ही आपको हाई लेवल वाला क्वेश्चन मिलेगा तो उससे क्या होता है, इंसान डिमोटिवेट हो जाता है, अरे ये तो आया ही नहीं, इतना सीख के भी कुछ नहीं आया, कोई मेथड ही यूज नहीं हुआ। इसलिए मैं पहले वैसा क्वेश्चन देना चाहती हूँ, वैसा ब्लैंक देना चाहती हूँ जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस मिले कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं, फिर तो आ सकते हैं। Are you getting me? So that is why I have put these easiest questions there. Okay? So let's have a look at them. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? In order to spend more time quality, what am I saying? In order to spend some more quality time, ठीक है? Simran wants to, okay, dash her stay in New York. तो सिमरन को क्या करना है? She wants to spend some more quality time. ओके तो उसके लिए अपना जो उसका स्टे है न्यूयॉर्क में उसको क्या करना होगा। अब एक चीज देखो, क्लू देखो, इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा, हम कैसे देखेंगे। यहां पे क्या बताया गया है, उसको क्या करना है, क्वालिटी टाइम जो है उसको स्पेंड करना है, लेकिन क्या मोर के कम, मोर। तो जो उसका स्टे होगा उसको क्या करेगी, वो घटाएगी कि बढ़ाएगी, बढ़ाएगी ना, तभी तो मोर क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाएगी। तो हमें उससे रिलेटेड ऑप्शंस देखने हैं। अब लेट्स जस्ट गेट टू द ऑप्शंस। ब्रीच, ब्रीच का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रीच, पहले उसका मीनिंग देख लो, अगर उसका मीनिंग आपको पता होगा तब जाके आपको समझ में आएगा, अच्छा ये ऑप्शन नहीं आएगा। इट मीन्स टू ब्रेक थ्रू और मेकिंग अ गैप, ब्रेक थ्रू और मेकिंग अ गैप, हो सकता है ऐसा ऑप्शन इसमें, उससे रिलेटेड क्या है, कुछ भी नहीं, सबसे इनअप्रोप्रिएट है। कॉन्टेम्पलेट, टू थिंक अबाउट समथिंग, डीपली सोचना किसी बारे में। क्यों सोचेगी वो, यहाँ पे क्या सोचेगी, किस बारे में सोचेगी, मोर को सिमरन वांट्स टू कॉन्टेम्पलेट हर स्टे, मतलब उसको अपना स्टे सोचना है, नहीं, कैसे हो सकता है। एक्सटेंट, एक्सटेंट होता है किसी चीज की लिमिट, यहाँ पर उसको लिमिट क्या करना है, कुछ भी तो लिमिट नहीं करना है। ओके नन ऑफ दीज, वैसा भी नहीं हो सकता है क्योंकि ये तो इनकम्प्लीट है यहाँ पे। तो एक्सटेंड, उसको बढ़ाना है, ठीक है, उसका जो स्टे है उसको बढ़ाना है, एक्सटेंड करना है, तो ऑब्वियसली दिस इज आवर ऑप्शन। आर यू गेटिंग मी। अब ये एक्सटेंड हमें किससे पता चला, ये यहाँ पे आएगा जब हमें पता चला कि मोर क्वालिटी टाइम शी वांट्स टू स्पेंड, इस मोर से एक्सटेंड का मीनिंग आ गया। आर यू गेटिंग मी, ये हमारा क्लू था, ऐसे ढूंढना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम दूसरा ऑप्शन देखेंगे, वेट अ सेकेंड, unable to deliver the project on time. Okay, we have asked our client if we can dash the deadline by 1 week. तो कोई प्रोजेक्ट है जो इनको सबमिट करना था, ओके ये डिलीवर नहीं कर पाए ना टाइम पे, तो ऑब्वियसली ये क्या मांगेंगे, मोर टाइम मांगेंगे ना। तो इनको जो डेडलाइन है, अगर ये काम कर सकते हैं क्योंकि प्रोजेक्ट तो रेडी है ही नहीं, तो डेडलाइन को बढ़ाना ही है ना। फिर से कौन सा ऑप्शन आएगा हमारा, एक्सटेंड ही आएगा। आर यू गेटिंग मी, ये ऐसे समझना है आपको। आर यू गेटिंग मी। नाउ लेट्स गेट बैक टू द मेन क्वेश्चन, जैसे आपको एग्जाम्स में आते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मेथडोलॉजी की कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन, ओके यू गोना पॉज द वीडियो फॉर फ्यू मिनट्स, ठीक है। देख लो पहले कितना आएगा आपको, कितना समझ पाओगे, बिफोर लिसनिंग टू माई एक्सप्लेनेशन पहले देख लो कितना आएगा। ये एक पार्ट है इसका, ओके और उसके बाद ये देखो क्या हो गया इसको, हाँ ये इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट नहीं मतलब इसका दूसरा पार्ट जो डिवाइड करना पड़ा, जो कि स्पेस फिर दिखता नहीं, इसमें स्पेस कम होती है वहां पे, ठीक है। पॉज करके पहले दोनों को आप पढ़ लोगे, फाइन, दोनों पार्ट्स को पढ़ लोगे। ओके लेट मी एक्सप्लेन इट नाउ, ठीक है। आई रीड इट फॉर यू, आई एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो पहले क्या बताया गया है, अ मॉडल लॉ, ओके कोई लॉ दिया गया है, ठीक है, उसका मॉडल, ओके इंक्लूड्स
Why isn't it working? Okay. Includes dash on the maximum working hours per day for a worker. ओके तो एक मॉडल दिया गया है जो इंक्लूड करता है, क्या इंक्लूड करता है हम वो देखेंगे इन ऑप्शंस में क्या आएगा। अच्छा वो जो मॉडल है अब जो उसमें है वो क्या बता रहा है, ऑन द मैक्सिमम वर्किंग आवर्स पर डे फॉर अ वर्कर। ठीक है, वर्कर्स के मैक्सिमम वर्किंग आवर्स की बात की गई है इस लॉ में, जो बताया गया है जो इसमें इंक्लूड होता है वो क्या है वो देखते हैं। पहले ही ऑप्शंस नहीं देखेंगे, पहले हम पूरा पैराग्राफ पढ़ लेंगे। अदर देन दोज डैश इन हाई टेक एरियाज। अब यहां पर क्या है, अदर देन आया ना तो आपको समझ जाना चाहिए, लिख के रखो ये पॉइंट्स। कंपैरिजन है, किससे कंपैरिजन है, इन वर्कर्स का जो कुछ टाइम जो कुछ आवर्स के लिए काम करते हैं उनका कंपैरिजन किया गया है उन वर्कर्स के साथ जो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो काम करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में जो काम करते हैं। ओके, एंड ऑन प्रोवाइडिंग विमेन वर्कर्स विद, और ये विमेन वर्कर्स को कुछ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एंड अदर रिक्वायरमेंट्स, एक तो वो चीज प्रोवाइड करते हैं और कुछ और भी रिक्वायरमेंट जो उनको चाहिए होंगी। ठीक है, उसके बाद ऑल दिस इज वेलकम्ड हाउएवर, हालांकि ये सब तो मतलब सब हर कोई वेलकम ही करेगा, इसको तो ओपन आर्म से वेलकम करेंगे। बट हाउएवर, हालांकि इट इज नॉट जस्ट एम्प्लॉइज, सिर्फ एम्प्लॉइज के बारे में नहीं, हु सेफ्टी एंड सिक्योरिटी द स्टेट हैज टू वरी अबाउट। तो स्टेट को सिर्फ एम्प्लॉइज की सेफ्टी और सिक्योरिटी के के बारे में नहीं सोचना है, तो क्या सोचना है, When it permits 24/7 इकोनॉमी, तो जब एक स्टेट 24/7 इकोनॉमी जहां पर दिन रात काम होता होगा उस इकोनॉमी की उस इकोनॉमी को अलाउ करेगा, उस इकोनॉमी के सपने देखा करेगा, तो वहां पर उसको सिर्फ एम्प्लॉइज की सिक्योरिटी और सेफ्टी की बात नहीं करनी है, तो किसकी बात करनी है, पहले हम इतना देखते हैं। ठीक है, तो फिर क्या करना है, द पेट्रन्स का मतलब क्या होता है, पेट्रन इज अ पर्सन हु गिव्स मनी टू एंड सपोर्ट टू आर्टिस्ट, राइटर्स या म्यूजिशियंस। मतलब कोई मूवी बन रही है तो जो उसका प्रोड्यूसर है ना वो पेट्रन होगा। ठीक है, या तो कोई ऐसा पर्सन जो फेमस होगा, जो चैरिटी रन करता होगा, जो चैरिटी देता होगा। ओके, जैसे कि नीता अंबानी चैरिटी देती है ना, वो ऑब्वियसली तो वो भी एक पेट्रन ही हुआ। गेटिंग मी? अब वो पेट्रन्स हु रन ऑल नाइट बार्स, मॉल्स, रेस्टोरेंट्स ऑल्सो नीड सिक्योरिटी। तो सिर्फ एम्प्लॉयज की सिक्योरिटी नहीं सोचनी है स्टेट को, इन सब की भी सिक्योरिटी और सेफ्टी सोचनी है स्टेट को। ठीक है, दस मीन्स दैट स्टेट्स विल हैव टू स्टेप अप देयर पॉलिसिंग। तो कुछ पॉलिसाइज किया हुआ है इन्होंने, क्या किया है वो देखना है। प्रॉबेबली हायरिंग मोर पर्सनल का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयज को हायर करना, या ये वो डिपार्टमेंट होता है किसी भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन का जो ट्रेनिंग और एम्प्लॉइंग करते हैं। ओके, हु एम्प्लॉय पीपल एंड ट्रेन देम। ठीक है, उसको भी पर्सनल बोलते हैं। सो एम्प्लॉयज ऑफ द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, एक तो उनको हायर करेंगे। एंड डिप्लॉइंग का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज ऐसे यूज करना, कोई भी चीज ऐसे किसी भी चीज को ऐसे यूज करना कि वो यूजफुल बन जाए, वो सक्सेसफुल बन जाए। ठीक है, तो जो भी वो मेजर्स लेंगे उनको ऐसे यूज करना, सक्सेसफुली यूज करना। ओके, डिप्लॉइंग मोर व्हीकल्स एंड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स। ठीक है, अंडरलाइन दीज पॉइंट्स, जहां जहां आपको कुछ इंपॉर्टेंट मिल रहा है वो आप अंडरलाइन करते जाओगे। ठीक है, बी रेडी, in other words, to shell out more dash to enable and safeguard, एक मिनट, okay, be ready, in other words, to shell out more dash to enable and safeguard your bit of globalized economy। तो अपनी इकोनॉमी को अगर आपको सेफगार्ड और इनेबल करना है, बढ़ाना है, तो आपको शेल आउट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा वो हम देखेंगे धीरे धीरे जब हम ये फिर से स्टार्टिंग से करेंगे कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पे यूज होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि किस बारे में बात हो रही है, स्टेट की इकोनॉमी के बारे में बात हो रही है, कैसे हम उसके लिए कौन से मेजर्स लिए जाएंगे, फिर एम्प्लॉयज जो
हायर किए जाएंगे, वो कैसे काम करेंगे स्टेट की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए। लेकिन सिर्फ स्टेट की इकोनॉमी के बारे में नहीं सोचना है, हमें उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में भी सोचना है, और ना कि सिर्फ एम्प्लॉयज के बारे में, बट जो पेट्रन्स है किसके, ऑल नाइट बार्स के, रेस्टोरेंट्स के, बाकी चीज़ों के, उनकी सिक्योरिटी भी हमें सोचनी, क्योंकि उनकी उन वजह से भी स्टेट की इकोनॉमी जो है वो बढ़ती है। आर यू गेटिंग मी? ओके, सो लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट द फर्स्ट ब्लैंक। ठीक है, द मॉडल लॉ इंक्लूड्स डैश। अब जो ये लॉ दिया गया है, इसका मॉडल दिया गया है, इट इंक्लूड्स डैश ऑन द मैक्सिमम वर्किंग आवर्स। क्या हो सकता है वहां पे, क्या इंक्लूड करेगा ये, देखते हैं। क्या स्टिपुलेशन कर सकता है? व्हाट डू यू मीन बाय स्टिपुलेशन? स्टिपुलेशन एक ऐसी कंडीशन होती है या एक ऐसी रिक्वायरमेंट होती है जो कि स्पेसिफाई की जाती है या डिमांड की जाती है, किसी भी किसी अग्रीमेंट का पार्ट होता है। ठीक है, तो हाँ हो सकता है ये स्टिपुलेशन हो सकता है, क्योंकि इसमें कुछ स्पेसिफाई किया जाता है, स्पेसिफिकेशंस दी जाती है। तो ये जो लॉ है उसमें स्पेसिफिकेशंस दी है, हो सकता है, इट कैन बी द ऑप्शन। रिस्ट्रिक्ट, क्या रिस्ट्रिक्शंस हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? यू विल डेफिनेटली आस्क मी कि मैम क्यों नहीं हो सकती है। अब देखो, अगर हम यहां पर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ठीक है, और हम यहाँ पर वर्कर्स के वर्किंग आवर्स की बात कर रहे हैं, उनको हम रिस्ट्रिक्ट क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जब आप उनका कंपैरिजन पहले ही उस चीज से कर रहे हो जहाँ पर आप 24 आवर्स काम करने वाले चीज जो ऑलरेडी जहाँ पर काम चल रहा है, दिन रात काम चल रहा है, 24/7 काम चल रहा है, तो इनके कैसे हो सकते हैं रिस्ट्रिक्ट वर्किंग आवर्स? क्योंकि इनका कंपैरिजन ही किसी हाई लेवल चीज से हो रहा है। बढ़ सकते हैं मगर कम नहीं हो सकते, रिस्ट्रिक्ट नहीं हो सकते, तो रिस्ट्रिक्शंस हो ही नहीं सकता ऑप्शन। आर यू गेटिंग मी? ये रिस्ट्रिक्शंस क्यों नहीं हो सकते? दूसरी बात, अग्रीमेंट। लॉ जो है वो अपने आप में ही अग्रीमेंट है ना, उसमें क्या अग्रीमेंट होगा? अग्रीमेंट ही तो होता है वो, तो अग्रीमेंट नहीं। आर यू गेटिंग मी? वैलिडेशन, वैलिडेशन किसी चीज को ऑथेंटिकेट करता है। यहां पर क्या ऑथेंटिकेट करना है हमें? यहां पर क्या ऑथेंटिकेशन चाहिए? वैलिडेशन किस चीज की चाहिए? वो जो बताया ही नहीं है पहले, तो नहीं हो सकता। ऑफर, आप काम करने का ऑफर नहीं दे सकते हो ना। हाँ, काम के बदले कोई रिवॉर्ड मिलेगा, कोई चीज मिलेगी, वो ऑफर हो सकता है कि नहीं। काम ही ऑफर करोगे, कौन करेगा? नोबडी विल, तो ऑफर नहीं हो सकता। अब क्या बचा? स्टिपुलेशन। क्यों? क्योंकि स्पेसिफाई किया गया है, ये जो लॉ है उसमें स्पेसिफाई किया गया है, स्टिपुलेशन दी गई है किस चीज की? मैक्सिमम वर्किंग आवर्स पर डे फॉर अ वर्कर कितना होगा, क्या होगा, क्या कैलकुलेशंस रहेंगी वहां पे। तो स्टिपुलेशन इज द करेक्ट आंसर। रिस्ट्रिक्शन क्यों नहीं आएगा? मैंने पहले ही बोला, कंपेयर करो, वर्ड्स को ढूंढो, लिंक्स को ढूंढो। आर यू गेटिंग मी? क्लू को ढूंढो। तो यहां पे जो क्लू हमारे पास ऑलरेडी है 24/7 वाला, तो जहां पर आप पहले ही बात कर रहे हो दिन रात जहां पे काम हो रहा है, ठीक है, और वो हाईटेक एरियाज है, और इनको आप वहीं पे उनके साथ कंपेयर कर रहे हो, तो इनको इनके आवर्स कैसे रिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं? आर यू गेटिंग मी? ठीक है, उसके बाद लेट्स गेट बैक टू द नेक्स्ट ऑप्शन। पैराग्राफ सेम ही है, ठीक है, ये मैंने अलग अलग से इसलिए रखा है क्योंकि ऑप्शन मुझे अलग देने थे हर एक ब्लैंक के लिए। तो नेक्स्ट क्या है? अदर दैन दोज डैश इन हाईटेक एरियाज। वो वर्कर्स जो हाईटेक एरियाज में, वो हाईटेक एरियाज कौन से हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले एरियाज या बायोटेक्नोलॉजी वाले एरियाज, ठीक है। तो वो वर्कर्स जो इन हाईटेक एरियाज में क्या रिजाइडिंग, जो रहते हैं वहां पे, क्यों रहेंगे वर्क प्लेस पे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अदर दैन दोज यूजिंग इन हाईटेक एरियाज, क्या यूज कर रहे हैं? कुछ तो बताया ही नहीं है, क्या यूज करेंगे, तो हो ही नहीं सकता। अदर दैन दोज कंडेमनिंग इन हाईटेक एरियाज, कंडेम होता है किसी चीज के अगेंस्ट खड़े रहना, स्ट्रांगली कहना कि आई एम अगेंस्ट दिस थिंग, और दिस थिंग इज रॉन्ग, दिस थिंग इज बैड, ठीक है। या तो किसी इंसान की पनिशमेंट बताना कि क्या होगी, फॉर एग्जाम्पल द मर्डरर वॉज कंडेम टू डेथ। यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है, ये किसी चीज के अगेंस्ट है ये वर्कर्स? नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, तो कंडेमनेशन कैसे, कंडेमिंग कैसे हो सकता है? अब थिंकिंग और एंगेज में देखते हैं, पहले थिंकिंग लेते हैं। अदर दैन दोज थिंकिंग इन हाईटेक एरियाज, मतलब
Do you think it makes any sense? If you want to think, it can be thought, you can think anywhere. Things can be thought anywhere, isn't it? You don't need high-tech areas for that. हर चीज़ के लिए सोचना ज़रूरी है, तो यहाँ पे थिंकिंग कैसे हो सकता है? तो डेफिनेटली एंगेज्ड. अगर हम इसको हिंदी उर्दू में भी बोलेंगे, अदर दैन दोज वर्कर्स हु वर्क, जो वहाँ काम कर रहे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं? हाईटेक एरियाज में. तो डेफिनेटली एंगेज्ड ही आएगा. आर यू गेटिंग मी? ओके. उसके बाद नेक्स्ट तीसरा ब्लैंक. वेयर वर वी? ओके. अब यहां तक आया एंगेज्ड, वो वाले वर्कर्स जो हाईटेक एरियाज में है, और वो हाईटेक एरियाज कौन से है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी. एंड ऑन प्रोवाइडिंग विमेन वर्कर्स विद क्या? ठीक है, विमेन वर्कर्स को क्या प्रोवाइड करना है? एंड अदर रिक्वायरमेंट्स. अभी यहाँ तक अगर हम सेंटेंस को देखते हैं, पैराग्राफ को देखते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आता है कि क्या देना है हमें. कुछ तो है रिक्वायरमेंट्स उनकी, बट क्या, वो कैसे समझ आएगा? तो हम क्या देखेंगे? वी विल स्टार्ट लुकिंग फॉर क्लूज. ठीक है, तो आगे पढ़ते, क्योंकि यहां तक कुछ भी समझ नहीं आ रहा है. ओके. ऑल दिस इज वेलकम्ड, हाउएवर, मतलब ये सब तो अच्छा है, हमें अच्छा लगा, इसको हम वेलकम करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे. हालांकि इट इज नॉट जस्ट एम्प्लॉइज हु सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, तो द स्टेट हैज टू वरी अबाउट. तो हमें क्लू यहां पर मिलता है कि स्टेट को सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है एम्प्लॉइज को. और यहां पर किन एम्प्लॉइज की अभी बात चल रही थी जिनको हमें कुछ प्रोवाइड करना है? विमेन वर्कर्स. तो हमें इनको सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए कुछ मेजर पास करना है, कुछ मेजर प्रोवाइड करना है, इजंट इट? तो पहला, ट्रांसपोर्ट आ सकता है, हो सकता है. फूड, अब आप मुझे बताओ फूड क्यों नहीं हो सकता? उससे कौन सी सेफ्टी मिलेगी, कौन सी सिक्योरिटी मिलेगी? लाइव स्टॉक, अगेन लाइव स्टॉक से कौन सी सेफ्टी और सिक्योरिटी मिलेगी? क्लोथिंग, उससे कौन सी सेफ्टी सिक्योरिटी मिलेगी? एड, हाँ एड से सिक्योरिटी मिल सकती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मतलब एड तो हेल्प ही होती है ना. तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी, कभी कभी आप हेल्प करते हो इंसान को इमोशनल, तो इमोशनल सिक्योरिटी मिल सकती है. मगर सेफ्टी, दिस इज द वर्ड विच इज देयर. आपको वो चीज सोचनी है जिससे सेफ्टी भी मिले और सिक्योरिटी भी मिले. वो किससे मिल सकती है? क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा उनको? ट्रांसपोर्ट. क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा उन्हें? ट्रांसपोर्ट. क्योंकि दिन और रात की बात हो रही है, दिन रात जहां पर काम करना होगा, तो ऑब्वियसली दे विल हैव टू प्रोवाइड वुमेन वर्कर्स विद ट्रांसपोर्ट, ताकि वो सेफली आ जा सके, उन्हें प्रॉब्लम ना हो, वो घर सेफली पहुंच सके. और जो ये बाकी चीजें हैं, फूड, लाइफ स्टॉक, क्लोथिंग, एड, वो अदर रिक्वायरमेंट्स में आ सकता है. ठीक है, लेकिन अगर हम सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, उसमें क्या आएगा? उसमें सिर्फ ट्रांसपोर्ट आ सकता है. कॉमन सेंस है, इजंट इट? कि वो अगर दिन रात काम करेंगे तो ऑब्वियसली उनके लिए सेफ्टी मेजर्स कुछ तो होने चाहिए, ताकि वो सेफली घर आ जा सके, गिवन द प्रिवेलिंग कंडीशंस. समझ में आया यहां तक? तो ऐसे आपको क्लूज ढूंढने हैं. हमें कैसे मिला क्लू? ऑब्वियसली जब हमने आगे वाली लाइंस पढ़ी. ये 24/7 वाला जो यहाँ पे क्लू है, इससे हमें कौन सा आंसर मिला? जो पहला वाला था. ठीक है, एंगेज्ड वाला भी, isn't it? अब ये सेफ्टी और सिक्योरिटी से हमें ये वाला भी ऑप्शन मिला. आर यू गेटिंग मी? तो ऐसे धीरे धीरे करके आपको पढ़ना है. ठीक है, 2 मिनट में कुछ भी नहीं हो सकता. यू हैव टू गिव योर सेल्फ टाइम. ये नहीं कि आगे भी नहीं, बट अगर आप इफ यू आर द बिगिनर, आपका पहला क्वेश्चन है क्लोज टेस्ट का, आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे ये 2 मिनट में ही करना है क्योंकि मुझे एग्जाम क्वालिफाई करना है. ठीक है, एग्जाम क्वालिफाई करना है, लेकिन पहला क्वेश्चन है आपका. पहले टाइम पे फोकस नहीं करो. पहले किस चीज पे फोकस करोगे आप? आई विल गेट बैक टू दैट, बट फर्स्ट लेट्स जस्ट फिनिश दिस क्वेश्चन. ठीक है, पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद उस पर बात करते हैं. ओके, तो अभी क्या बोल रहे थे हम ऊपर? कि स्टेट को सिर्फ एम्प्लॉइज को सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं देनी है, फिर किसको देनी है? और भी तो कुछ लोग हैं जो इकोनॉमी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं. हाँ, पेट्रन्स, जो पैसे देते हैं, जो चलाते हैं. क्या चलाते हैं? ऑल नाइट बार्स, मॉल्स, रेस्टोरेंट्स ऑल्सो नीड सिक्योरिटी. उन्हें भी सिक्योरिटी चाहिए ना, इजंट इट? तो दस मीन्स that state will have to step up their policing. That means उन्होंने ऑलरेडी पॉलिसी बनाई है.
पॉलिसिंग व्हाट, अब ये जो इनकम्प्लीट है ना यहाँ पे वो हमें ढूंढना है। तो पॉलिसी बनाइए, स्टेट को आगे आके वो स्टेप लेना पड़ेगा। कौन सा स्टेप? पॉलिसिंग व्हाट, पॉलिसी तो बनाई हुई है, समथिंग हैज बीन पॉलिसाइज्ड बट दैट इज इनकम्प्लीट, वो क्या है? आर यू गेटिंग मी? अब जब आगे आना चाहिए तो क्या करना चाहिए? पॉलिसिंग एक्टिविटीज हो सकता है, कैन बी द ऑप्शन, लेकिन अभी हम साइड में रखते हैं। पहले हम देखते हैं कौन सा नहीं आएगा, ठीक है। पॉलिसिंग का मतलब क्या होता है? पॉलिसी जब बनाते हो ना उसमें तो नॉर्म्स आते हैं, रूल्स रेगुलेशंस आते हैं ना, सारे पॉइंट्स, तो उसी को तो पॉलिसी बोलते हैं। तो नॉर्म्स कैसे आएगा? पॉलिसिंग नॉर्म्स। पॉलिसी का मतलब ही क्या है फिर? मेथड्स, पॉलिसिंग मेथड्स। पॉलिसी में मेथड्स ही तो लिखे गए होंगे ना, नहीं हो सकता। पॉलिसिंग प्रोसीजर्स, प्रोसीजर क्या होता है? हाउ टू डू थिंग्स, जब आपको वे बताया जाएगा। तो जब पहले से ही कोई चीज पॉलिसी मतलब उसकी बनाई गई है तो वो तो वे भी प्रोवाइड करेगी ना पहले से ही। इनको स्टेप अप करना है, आगे आके वो स्टेप लेना है, दैट मीन्स कुछ करना है। तो अगर हम करने की बात कर रहे हैं तो क्या यहाँ पे वर्ड आ रहा है? या तो एक्शंस या तो एक्टिविटीज, दोनों में से कोई एक आएगा। अब इसकी डिफरेंस हमें देखनी है। आप मेथड्स नहीं कर सकते हो, आप नॉर्म्स नहीं कर सकते हो, आप प्रोसीजर नहीं कर सकते हो। इट इज ऑलरेडी इट हैज बीन ऑलरेडी सेट अप इन अ पॉलिसी। आर यू गेटिंग मी? सॉरी। तो हमें क्या देखना है? हमें एक्टिविटीज और एक्शन में देखना है कि डिफरेंस है क्या, इन दोनों में से कौन सा यूज हो सकता है, और जो यूज हो सकता है वो क्यों यूज हो सकता है, और जो यूज नहीं हो सकता है वो क्यों नहीं यूज हो सकता है, ठीक है। तो एक्शन आप कब लेते हो? जब आप किसी नेगेटिव चीज को रोकने, आपको जब कोई नेगेटिव चीज रोकनी होगी ना तो आप एक्शन लेते हो। आर यू गेटिंग मी? बट जहां कहीं पर भी आप ग्रोथ की बात करते हो, पॉजिटिविटी की बात करते हो, कोई पॉजिटिव चीज करने की जिससे ग्रोथ मिलेगी, डेवलपमेंट होगी, वहां पर सिर्फ क्या होता है? आप एक्टिविटीज करते हो। तो जो ये पॉलिसीज है, पॉलिसिंग एक्टिविटीज, उन पे हमें एक्टिविटीज बनानी पड़ेंगी जिन पे काम करना पड़ेगा, वो जो एक्टिविटीज हमें करनी पड़ेंगी। ओके, thus means that states will have to step up their policing activities, जो बनाई है वो एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी, उन पे काम करना पड़ेगा। और जो वो एक्टिविटीज है वो कौन सी एक्टिविटीज है? ठीक है, यहाँ पे जो अब एक्टिविटीज हमने बोला वो एक्टिविटीज कौन सी है वो नेक्स्ट लाइन में बताई गई है। आर यू गेटिंग मी? तो अब इसका मीनिंग बन रहा है, तो एक्टिविटीज इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब है लास्ट ऑप्शन, एक मिनट। प्रॉबेबली, अच्छा हम एक्टिविटीज की बात कर रहे थे। प्रॉबेबली हायरिंग मोर पर्सनल, पर्सनल का मतलब एम्प्लॉयज, अच्छा मैंने अभी बता दिया, एम्प्लॉयज को हायर करना, यू नो, और दैट पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट, दैट डिपार्टमेंट ऑफ एनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन which deals with employing and training people, okay, and deploying using the methods in such a way which will be beneficial, which will be successful and useful, ठीक है। तो probably hiring more personnel, ज़्यादा employees को hire करना, और methodology को usefully use करना, more vehicles and communication equipments, तो ज़्यादा से ज़्यादा vehicles use करना, obviously कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स को बढ़ाना, डिवाइसेस को ज़्यादा यूज़ करना ताकि कम्युनिकेट अच्छे से हो पाए, कम्युनिकेशन अच्छे से हो पाए। बी रेडी, ये आई कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बी रेडी, इन अदर वर्ड्स टू शेल आउट। अब शेल आउट करना है, मोर, क्या करना है? मोर। अब जो ये शेल आउट मोर करना है उससे क्या होगा? टू इनेबल एंड सेफ गार्ड योर बिट ऑफ द ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी, ठीक है, जिससे इकोनॉमी सेफ गार्ड हो सके, इनेबल हो सके, उसको क्या करना है? वी हैव टू शेल आउट मोर दैट। अब क्या हो सकता है मोर दैट? ठीक है, पहले देखो, अपॉर्चुनिटीज, वर्क, एम्प्लॉयमेंट, क्रॉप्स, मनी। क्रॉप्स तो बिल्कुल नहीं हो सकता, हमें शेल आउट करना पड़ेगा ताकि सेफ गार्ड, फिर से सेफ गार्ड की बात आ रही है, ठीक है, जिससे सेफ गार्ड हो सके योर बिट ऑफ ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी। अगर आपने पहले ही बात की है विमेन वर्कर्स को ट्रांसपोर्ट देने की, यहाँ पर भी आप मोर व्हीकल्स की बात कर रहे हो जिनको आपको डिप्लॉय करना पड़ेगा उनको ट्रांसपोर्ट देने के लिए, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स को
कम्युनिकेशन को अच्छे से चलाने के लिए वो इक्विपमेंट्स, वो डिवाइसेस आपको खरीदने पड़ेंगे। तो आपको ये सारी चीजें करने के लिए क्या चाहिए आपको? यू हैव टू शेल आउट व्हाट? देखो, शेल आउट का अगर मैं आपको मीनिंग बोलूंगी, आपको सीधे इनका ऑप्शन, आपको सीधे आंसर पता चलेगा। बट यहां पर जो मैं कह रही थी कि अगर आपको वोकैबुलरी में उतनी नॉलेज अभी नहीं है, फिर भी आप कैसे कर पाओगे? शेल आउट का मीनिंग आपको नहीं पता, फिर भी आपको सही आंसर चाहिए ना, कैसे कर पाओगे? आपको लिंक्स ढूंढनी है फिर से। आप यहाँ पर बोल रहे हो कि व्हीकल्स लाने पड़ेंगे आपको ट्रांसपोर्ट देने के लिए, आपको कम्युनिकेशन अच्छे से चलाने के लिए, रन करने के लिए इक्विपमेंट्स, डिवाइसेस खरीदने पड़ेंगे। तो उन सब के लिए क्या चाहिए? अपॉर्चुनिटीज नहीं, वर्क नहीं, एम्प्लॉयमेंट नहीं, उन्हीं को तो देनी है सेफ्टी मेजर्स। क्रॉप्स तो आ ही नहीं सकता, तो खरीदने हैं ना, मनी। मनी इज द आंसर। और जो शेल आउट है, अब मैं आपको इसका मीनिंग बताऊंगी, इट मीन्स टू पे। सी, आपको शेल आउट का मीनिंग नहीं पता था, फिर भी आप आंसर ढूंढ सकते हो कि आपको देखना है, बस समझना है कि करना क्या था, बोला क्या जा रहा है। तो फिर आपको वोकैबुलरी की नॉलेज हो या ना हो, फिर भी आप देख सकते हो। लेकिन हमेशा ये चलेगा, जरूरी भी नहीं है वोकैबुलरी की नॉलेज भी होनी चाहिए। आई एम टेलिंग यू इट एवरी नाउ एंड देन, ठीक है। सो दैट वाज आवर लास्ट ऑप्शन। आई होप यू फाइंड दिस इजी। बट अब मैं आती हूँ कि आप क्या, अब मैं आती हूँ उस मेथडोलॉजी पे जो आप यूज कर सकते हो, हाउ टू अटेन दैट प्रोफिशिएंसी, हाउ टू एक्वायर दैट एक्सपर्टीज इन डूइंग क्लोज टेस्ट। देखो, आपका पहला क्लोज टेस्ट है। आप क्या करते हो ना, अच्छा मुझे टाइम लिमिट भी देखना है, 2 मिनट में मुझे ये करना है, अगर 2 नहीं तो 5 मिनट में दूंगा पहले अपने आप को, मुझे ये करना है। ऐसा नहीं करना है। पहला क्वेश्चन है ना आपका, गिव योर सेल्फ 30 मिनट। अब जरूरी नहीं है कि 30 मिनट से दोगे, मैं बस बोल रही हूँ। अगर आपको पहला क्वेश्चन करने में 30 मिनट्स भी लगेंगे ना, इट्स ओके, इट्स ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन द फैक्ट इज, आपको क्वेश्चन समझना है, आपको देखना है कि मैं जब ये क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, मुझे कैसे लिंक्स ढूंढने हैं, मैं कैसे क्लूज को देख सकता हूं। पहले उस चीज पे होल्ड आना चाहिए आपका। पहले आपको टाइम के साथ कुछ भी नहीं करना। यू डोंट हैव टू फोकस ऑन टाइम, यू हैव टू फोकस ऑन योर रीडिंग, यू हैव टू फोकस ऑन योर स्किल्स, यू हैव टू फोकस ऑन दोज अप्रोच विच आई हैव टॉक्ड अबाउट, कि वो अप्रोच यूज करने आपको यूज करने व्हाट इज टू बी सेड, आपको यूज करने आ रहे हैं कि नहीं। आर यू गेटिंग मी? उस पे काम करना है। और एक बार आपको क्वेश्चन अच्छे से आया, ठीक है, दोबारा दूसरा क्वेश्चन देखो, फिर से 30 मिनट्स तो 25 मिनट्स, 15 मिनट, जितना भी टाइम लगे आपको, भले ही 1 घंटा भी क्यों ना लगे, बट पहले आपको समझना है कि मुझे करना क्या है। एक बार आपको क्वेश्चंस आने, यू विल बी एबल टू डू द क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद आप वही क्वेश्चंस कम से कम टाइम में स्टार्ट करोगे करना। अगर आप, क्योंकि उससे आपको हेल्प मिलेगी, अच्छा पहले मैंने ये क्वेश्चन 30 मिनट्स में किया, अब मुझे 25 ही मिनट्स लगने चाहिए, अब मुझे 20 ही मिनट्स लगने चाहिए। जब आप 10-15 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चंस करते जाओगे, उससे आपको खुद ही समझ में आएगा कि मुझे ये क्वेश्चन, आपको एक फ्लो आ जाएगा, एक फ्लुएंसी आ जाएगी, रिदम आ जाएगा। फिर आपको ये क्लोज टेस्ट जो है उतना डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आर यू गेटिंग मी? लेकिन प्रॉब्लम कहां पर आती है कि आपको पहले ही पता होता है मुझे तो ये क्वेश्चन 1 या 2 मिनट में सॉल्व ही करना है, तो आप वो अच्छे से ना पढ़ पाते हो, ना समझ पाते हो, ना कर पाते हो, क्योंकि आपने पहले ही, आपका जो दिमाग, आपका जो फोकस होता है वो टाइम पे होता है, और उस वजह से आपको ये भी समझ में नहीं आता, एंड यू आर नॉट इवन एबल टू डू अ सिंगल ब्लैंक, you're not able to fill a single blank. Are you getting me? Just because your focus is on time. तो टाइम पहले नहीं देखो, पहले देखो क्वेश्चन आता कैसे है, करना कैसे है, ठीक है, फिर धीरे धीरे टाइम को कट करने की कोशिश करो। Are you getting me? इसके अलावा this was the first example that we did on cloze test. I am going to get few more examples on cloze test, but tomorrow or in my next video. Fine. Take care. Bye bye.